कौन बनेगा मंत्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड के सवाल और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। सीएम धामी का चौथा साल, मंत्रिमंडल में कौन होगा बाहर, ये सवाल अब सूबे की सियासी गलियों में हिचकोरे खा रही है। उत्तराखंड की सियासत में हलचल है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद धामी सरकार में 5 सीटें खाली हो गई है। अब अटकलें तेज है कि कैबिनेट में बड़े बदलाव संभव है। मंत्रिमंडल में किसे रखना है और किसे नहीं, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, लेकिन संगठन की राय भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राज्य में बदली परिस्थितियों को देखते हुए धामी मंत्रिमंडल विस्तार में कौन नए चेहरे होंगे, इसे लेकर भाजपा संगठन मंथन में जुट गया है। नए विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिलने की चर्चाएं तेज है, जबकि पुराने चेहरों की मंत्रिमंडल से छुट्टी होने की बात भी कही जा रही है। हालांकि उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं समय समय पर तेज होती रही, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया। धामी मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं काफी समय से चलती रही है। साल 2022 में जब पुष्कर सिंह धामी की दोबारा सरकार बनी, उस समय भी 3 मंत्री पद रिक्त रखे गए, जबकि कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन से एक स्थान और खाली हो गया। वर्तमान में मुख्यमंत्री के अलावा कुल 7 कैबिनेट मंत्री हैं। वहीं प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद कैबिनेट में एक और पद खाली हो गया है। चर्चाएं ये भी उठती रही है कि मंत्रिमंडल में नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। धामी मंत्रिमंडल में वर्तमान समय में कुल 5 सीटें खाली हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल से मुलाकात की है। ये शिष्टाचार भेंट कही जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा हुई है। भाजपा सूत्रों और राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि बेशक पार्टी में अनुभवी और वरिष्ठ विधायकों की लंबी कतार है, एक लंबे लिस्ट है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी मंथन किया जा रहा है। लेकिन किस्मत उसी की चमकेगी जो क्षेत्रीय जातीय समीकरणों की कसौटी पर खरा उतरेगा। अब किसे जगह मिलेगा मंत्रिमंडल में, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा और लंबे समय से इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन ये बेहद अनुकूल समय बताया जा रहा है जब धामी सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले राजनीतिक बयान क्या कुछ आ रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ पिछले 35 साल से, और कार्यकर्ता काम करने के लिए होता है। निश्चित तौर पर जो भी काम मेरी पार्टी मुझे देगी, उस काम को पूरी तरह से मन और तन से बहुत अच्छे से करने का मेरा प्रयास रहेगा। तो मैं तो कार्यकर्ता हूँ, जो पार्टी काम देती है उस काम को पूरा करने का प्रयास करती है। देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार करना न करना ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विवेक होता है। और इस समय मुझे लगता है कि जिस तरह से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान आया है और केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत करते हुए, प्रदेश संगठन से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री इसमें निर्णय लेंगे। और मुझे ये आभास होता है कि शायद इसी माह के अंतराल में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, क्योंकि 5 पद रिक्त चल रहे हैं। इसलिए जल्दी कोई निर्णय माननीय मुख्यमंत्री लेंगे। कई सारे विधायक लॉबिंग भी कर रहे हैं। कब विधायकों की संख्या जो ज़्यादा दिखती थी वो भी कम दिख रही है। कोई दिल्ली दौड़ रहा है, कोई कहीं दौड़ रहा है। आपका क्या है, क्योंकि आप भी वरिष्ठ विधायक हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि मंत्रिमंडल को चलाना ये माननीय मुख्यमंत्री जी का एक एक्सक्लूसिव राइट होता है, और वो हमेशा बेहतर स्थिति में होते हैं ये जानने की कि कौन लोग जो है मंत्रिमंडल में उपयोगी हो सकते हैं। और राजनीति में कई तरह के संतुलन, तो ऐसी स्थिति में तो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन आखिर कब, ये सवाल अभी भी बरकरार है। मेहमानों की ओर करते हैं रुख। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूं आपका। मथुरा दत्त जोशी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। राजेश चमोली हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ नीरज कोहली हैं, वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले नीरज जी, आपके पास ही आऊंगी। मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, दिवाली के बाद हो जाएगा, होली के बाद हो जाएगा, जनता कब से सुन रही है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अनुकूल समय है। 4 साल का आगाज होगा और मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो जाएगा। क्या लगता है? श्रुति, देखेगी, धामी सरकार के बनने के बाद से ही 3 पद कैबिनेट के रिक्त चले आ रहे थे, और सरकार के 4-6 महीने के बाद ही जब
मुख्यमंत्री दिल्ली जाते थे, दिल्ली के दौरा करते थे, बीच बीच में अटकलें लगनी शुरू हो जाती थी कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, ये विधायक मंत्री बनने जा रहे हैं। इस तरह की चर्चाएं हमेशा सुर्खियों में रहती थी। लेकिन 23 मार्च को धामी सरकार के 3 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और 1 वर्ष के बाद ये सर जैसे ही खत्म होगा तो ये सरकार अगले चुनावी मोड में चली जाएगी। इन बिटवीन ये डेवलपमेंट हुआ कि 3 पद तो आपके रिक्त थे कैबिनेट में पहले से, एक चंदन राम दास जी के निधन के बाद रिक्त हो गया और एक प्रेमचंद अग्रवाल जी के रिजाइन के बाद रिक्त हो गया। तो 5 बर्थ आपके पास रिक्त हो गई। अब विस्तार के साथ साथ बदलाव की भी बात चल पड़ी है। जब से प्रेमचंद अग्रवाल जी ने रिजाइन दिया उससे कुछ पहले से भी अटकलें लग रही थी कि कुछ मंत्री परफॉर्मेंस के आधार पर बदले जाएंगे। तो मुझे लगता है ये प्रेमचंद अग्रवाल जी का जो रिजाइन है वो इस ओर इंगित कर रहा है, संकेत दे रहा है और संगठन के लोग भी, प्रदेश अध्यक्ष भी, कई लोग भी इस तरफ इशारा कर चुके हैं कि अब मंत्रिमंडल में जो है नीरज जी, बार बार ये कहा जाता है कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, उनके पास अपना राइट है, वो जब चाहेंगे तब सोचेंगे और फिर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। क्या इसी वजह से रोक लगाई गई है मंत्रिमंडल के विस्तार पर या कोई और वजह भी है? क्योंकि 3 साल अब संपन्न होने वाला है। श्रुति, वैसे तो मैं समझता हूं कि ऐसा होना नहीं चाहिए। देखिए, ये उत्तराखंड में जब गठबंधन की सरकारें थी तो जो भी सरकार सत्ता में होती थी तो उसको अपने सहयोगियों को साधना थोड़ा मुश्किल होता था और इसलिए मंत्रिमंडल में सहयोगियों को भी एडजस्ट करना है, अपने लोगों को भी एडजस्ट करना है, सीनियर भी है, जूनियर भी है, ये बहुत पेचीदा चीजें रहती थी। लेकिन ये बहुमत की सरकार है, 47 विधायक इस सरकार के पास है, इनकी पिछली सरकार में 57 विधायक इनके पास थे। तो इसमें कोई तो राय नहीं कि यहाँ पर इन छोटे राज्यों में, उत्तराखंड जैसे राज्यों में क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन को बनाते हुए ही संगठन में पद दिए जाते हैं और सरकार में भी उसकी छाया नजर आती है। जैसे देखेंगे मुख्यमंत्री कुमाऊं से हैं तो प्रदेश अध्यक्ष इस समय जो है गढ़वाल से है। ये इस तरह की चीजें आपको नजर आएंगी। मुझे लगता है ये की चुनौती रहती है सरकार के मुखिया के अब मंत्रिमंडल के विस्तार में नीरज जी क्या कुछ दिक्कतें हैं, क्या कुछ परेशानी है, क्या अंतर कलाकारी मंजर देखने को मिलेगा भारतीय जनता पार्टी के अंदर? नहीं श्रुति, देखें ये सब चीजें जो है इन बड़ी पार्टियों में सब कुछ दिल्ली से तय होता है और मुख्यमंत्री की काफी हद तक उसमें मुख्यमंत्री, सरकार के मुखिया और संगठन के मुखिया, इन दोनों की बड़ी अहम भूमिका रहती है। और सारा के सारी गेम जो है वो आला कमान के पाले में रहती है। तो सब चीजें जब ऊपर से डिसाइड हो जाती हैं तो मुझे लगता है फिर यहाँ कोई कार्यकर्ता जो है इफ एंड बट नहीं करता, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकार में। तो ठीक है, मथुरा दत्त जोशी जी हमारे साथ मौजूद है। ठीक है नीरज जी, वापस आऊंगी। जोशी जी, कब होगा मंत्रिमंडल का विस्तार? अब तो ये अनुकूल समय है। निश्चित रूप से बिल्कुल अनुकूल समय है, अनुकूल वातावरण है। कोशिश हो रही है कि जल्दी से जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। आपने अभी हमारे नेता को भी सुना, माननीय विधायकों को भी सुना, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान भी कर रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसमें 2-3 दिन पहले कुछ कर चुके हैं और उम्मीद है कि जल्दी ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व से विचार विमर्श करने के बाद, प्रदेश नेतृत्व की राय मशवरा करने के बाद मैं समझता हूँ कि जल्दी ही विस्तार होने की संभावनाएं हैं। और वैसे ये तो मुख्यमंत्री जोशी जी, कांग्रेस के कार्यकाल में भी हमने ये चलन देखा, एक मंत्री पद तो खाली रहा। आपने तो अति ही कर दी, 4 मंत्री पद खाली रहा, अब तो 5 हो गया है। नहीं, 2 चीजें क्या अब भी यही कहेगी पार्टी की नहीं सारे मंत्री तो ठीक है, सब काम तो हो ही रहा है, किसी में कोई त्रुटि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है? नहीं, ऐसा आपने देखने में हमारी पार्टी में किसी ने भी नहीं कहा और न ऐसी कोई संभावना है जो कहेगा। निश्चित रूप से पद खाली है और इनको शीघ्र ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। बिल्कुल, आपकी पार्टी ने भले ये नहीं कहा हो, लेकिन मैंने मुझे लगता है इस मुद्दे पे हमने कितनी बार चर्चा की है और कई बार भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है वो साफ तौर पर ये कहते कोई दिक्कत नहीं हो रही है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है और सभी काम में कोई दिक्कत नहीं है, सब काम अच्छे से हो रहे हैं, सारे विकास कार्य हो रहे हैं। क्या दिक्कत है? विपक्ष परेशान है बस इससे। नहीं, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। अब ये तो विपक्ष परेशान है या अन्य लोग परेशान है, लेकिन सरकार में किसी को कोई परेशानी नहीं है। सरकार का काम निश्चित रूप से स्मूथली चल रहा है, बहुत सामान्य तरीके से
इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। सरकार का राजनीति बच रहा है, इसमें भी बड़ी बात है। कई चीजें हैं, लेकिन अब ये बातें जब उठी हैं तो मंत्रिमंडल विस्तार की, तो इस समय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कुछ कहा है और माननीय पृथ्वी चौधरी जी ने भी कहा केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत करने के बाद शीघ्र ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। ये बातें सामने आई हैं। हम उम्मीद करते हैं कि शीघ्र ही केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत करने के बाद और प्रदेश नेतृत्व की पूरी सलाह और वरिष्ठ नेताओं की सलाह लेकर मंत्रिमंडल का विस्तार शीघ्र ही होने की राजेश संभावना जी, है। सभी के साथ बैठक की जाएगी, चिंतन मंथन होगा, फिर मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। मतलब वो समय आ गया है जिसकी चर्चा बार बार, जिसके बारे में विपक्ष बेहद परेशान नजर आ रहा था, अब मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा फाइनली। श्रुति जी, देखिए पहली बात तो यह है कि विपक्ष कोई परेशान नहीं है। विपक्ष इसलिए परेशान नहीं है कि भाजपा का ये अंदरूनी मामला है, और लेकिन हाँ, ये निश्चित रूप से राज्य की जो मेन जो कैबिनेट का एक स्वरूप होना चाहिए था, इस राज्य का जो 12 लोगों का कैबिनेट का एक स्वरूप होना चाहिए था, उसको लेके मतलब भारतीय जनता पार्टी हो चाहे सरकार हो, गंभीर नहीं है। देखिए आप सोचिए कि पिछले 3 साल से के मतलब राज्य में भाजपा की सरकार है, प्रचंड बहुमत की सरकार है, और जनता ने इनको थोक के बाद उनको वोट दिया है। 57 आदमी जीतने के बाद भी, 47 के आंकड़ा होने के बाद भी अगर ये अपने पास योग्य आदमी नहीं देख पा रहे हैं, तो फिर सोचिए इनके पास मंत्री, इसका मतलब योग्य लोग है नहीं। और इनकी योग्यता ये है कि इनके आधी कैबिनेट तो कांग्रेस से भरी हुई है। सुबोध उनियाल जी कांग्रेस से गए, सतपाल महाराज जी कांग्रेस से भाजपा में गए, राजेश जी, इनमें इतनी एबिलिटी है कि एक मंत्री कई काम कर सकता है। मैं वही तो कह रहा हूँ, आप सोचिए ना कि कितने गंभीर है राज्य के प्रति। राज्य के मुख्यमंत्री को खुद सोचना चाहिए था कि 3 साल की प्रचंड बहुमत की सरकार होने के बावजूद आपके पास उत्तराखंड में ऐसे योग्य लोग नहीं है जिसको आप मंत्रिमंडल में बिठा पाए। आपने पहले तीन मंत्रिमंडल के पद खाली थे, उसके बाद जो चंद्र रामदास के बाद एक परिवहन डिपार्टमेंट है, वो भी माननीय मुख्यमंत्री के पास है। राज्य में परिवहन की व्यवस्थाएं क्या चीज चल रही है आप देख सकते हैं। आप जो वित्त मंत्रालय जो खाली हुआ है, अब 5 मंत्री इस राज्य में मतलब की आवश्यकता है कैबिनेट में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कोई चिंता नहीं, क्योंकि इनकी नीति केंद्र से लेकर राज्य तक एक ही रही है, एकल चलो नीति है। जैसे देश में प्रधानमंत्री जी अकेले चलते हैं, कोई किसी को जानकारी नहीं कौन वित्त मंत्री है, कौन रक्षा मंत्री है, कोई किसी को जानकारी नहीं। ऐसी उत्तराखंड का हालत है। उत्तराखंड में भी ये है कि बस केवल धामी, बस एक सोशल मीडिया के माध्यम से क्यों देश में कौन वित्त मंत्री है, कौन रक्षा मंत्री, किसी को नहीं जानकारी है इसके बारे में। श्रुति जी, मुझे याद है मैं कंपटीशन की तैयारी कराता था, हमारे समय पे करंट अफेयर्स के बच्चों को रट्टा होता था कि कौन देश में इस टाइम रक्षा मंत्री है, कौन केंद्रीय मंत्री है, कौन क्या काम कर रहा है। आज की डेट में आप किसी भी बच्चे को अगर उठा के देख लीजिए, आपको सिर्फ एक नाम सुनाई देगा कि सब जगह मोदी जी। अगर रेलवे का कोई रिबन काटना है तो प्रधानमंत्री जा रहे हैं, स्वास्थ्य का कोई रिबन काटना है तो प्रधानमंत्री जा रहे हैं, कोई भी काम गड्ढे के अंदर भी कोई अगर रिबन काटना है तो देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं। उत्तराखंड का भी यही हाल है, हर जगह माननीय मुख्यमंत्री जा रहे हैं। किसी भी काम को आप दिखा दीजिए कि राज्य में उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं में देख लीजिए, जहां भी देखो मुख्यमंत्री पहुंच जाते हैं। हमें नहीं परेशानी, चिंता का क्या सबब बना हुआ है कि प्रधानमंत्री रिबन काट रहे हैं, ये परेशानी है। प्रधानमंत्री के बारे में बच्चा जानता है देश का, ये परेशानी है। एग्जैक्टली क्या नहीं देखिए, परेशानी हमें किस बात, हम विपक्ष में हम तो राज्य के जनता के मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, तमाम मुद्दे उठा रहे हैं। लेकिन चिंता इस बात की है कि राज्य की जो सरकार है, जिसको जनता ने प्रचंड बहुमत दिया है, क्या भारतीय जनता पार्टी में 4-5 ऐसे लोग नहीं है जो योग्य मंत्रालय के लायक हो। अब मुझे याद है कि आपको पता होगा, बीच में केंद्रीय मंत्री उत्तराखंड आए थे, उन्होंने कहा था जब कोई योग्य आदमी होगा तो हम उसको मंत्रिमंडल में जगह देंगे। इसका मतलब क्लियर है, अयोग्य लोग जो प्रधान के लायक नहीं थे वो विधायक बने पड़े हैं। जो आप सोच लीजिए ना किस प्रकार के राज्य में विधायक बने पड़े हैं, जो प्रधान के लायक नहीं है वो मोदी के नाम पे विधायक बने हुए हैं। इस प्रकार से सरकार चल रही है। और आप सोचिए 5 मंत्रालय खाली होना मतलब बड़े का चिंता का विषय है। इसका मतलब राज्य सरकार को अपने लोगों में विश्वास नहीं है, प्लस अपने विधायकों में विश्वास नहीं है, और चिंता का विषय यह है जी, कोई भी योग्य इंसान नहीं है, कोई भी योग्य विधायक नहीं है जो मंत्री पद संभाल सके, जिसको मंत्री की कुर्सी दी जानी चाहिए। ये किसने कहा योग्य नहीं है? आप इनके कहने से तो अयोग्य नहीं होगा। सर सुनिए, योग्यता क्या होती है? योग्यता ये होती है कि आपकी सरकार में प्रचंड बहुमत के होने के बावजूद आप 5 लोग मंत्रालय नहीं दे पा रहे। क्या योग्यता आपके विधायकों में? मैं यही तो पूछ रहा हूँ। एक आदमी के पास, मुख्यमंत्री के पास कम से कम 20 डिपार्टमेंट है, कहाँ से काम होगा इस राज्य में? आप बताइए। परिवहन का काम मुख्यमंत्री देख रहा है, तमाम काम मुख्यमंत्री देख रहा है। ये काम है राज्य मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री काम ये होता है
डिपार्टमेंट का विस्तार करे, लोगों को काम दे। यही नहीं होता कि सारे काम मुख्यमंत्री कर, रिबन काटे मुख्यमंत्री, मतलब सिलेक्शन किसी लड़के का हो रहा है, उसका अगर वो मतलब ज्वाइनिंग लेटर देना है, मुख्यमंत्री ज्वाइनिंग लेटर दे रहा है, ये काम मुख्यमंत्री के होते हैं क्या? मुख्यमंत्री काम होता है सारा कार्यभार मुख्यमंत्री धामी पर ही आ गया है, सभी जिम्मेदारी वही निभा रहे हैं, वही काम करते हुए नजर आ रहे हैं, और जो बाद बाकी के विधायक आपके पास हैं उनमें आपको योग्यता नजर नहीं आती, इसलिए आप मंत्री पद खाली रखे हुए। मथुरा दत्त जोशी। नहीं देखिए, एक बात सबसे बड़ी बात ये सवाल कहाँ से खड़ा हुआ कि योग्य है नहीं है। देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार करना माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना विशेषाधिकार है, एक बात। दूसरी बात, आप बहुत स्पष्ट रूप से सुन लीजिए कि यहाँ बड़े बड़े योग्य लोग हैं, ऐसा कोई नहीं है जो अयोग्य कोई नहीं है। ये स्थिति तो कभी कांग्रेस में हुआ करती थी, मुझे नहीं कहना चाहिए, मैं कहना नहीं चाहता। मेरा छोटा भाई बड़ा सम्मान में इनका कहता हूँ, बड़े विज्ञान व्यक्ति हैं, बहुत इनका भविष्य बड़ा उज्जवल है। इनको वो समय याद नहीं आ रहा कि हरीश रावत जी ने मंत्रिमंडल का विस्तार करना तो मंजूर नहीं किया, और सरकार लेकिन ठीक है, लेकिन ये बीजेपी के विधायक की योग्यता का आकलन इस आधार पर कर रहे हैं कि जब चुनाव आता है तो मोदी के चेहरे पर ही आप चुनाव लड़ते हैं और उससे जीत मिल जाती है, तो आप इनका ये कहना है कि कोई भी चुनाव में शामिल होगा तो उसे जीत मिल जाएगी। श्रुति जी, एक बात बता दीजिए, कांग्रेस किसके चेहरे पर चुनाव लड़ती है बताओ? इन पर चेहरा होता तो ये चुनाव लड़ते। क्या हालत इनके नगर पालिकाओं में हुई, महानगरों में हुई? इनके पास चेहरा है कि हमें प्रदेश में चेहरा है, देश में चेहरा है, हमारे पास इनके चेहरा है। राहुल गांधी को आप कांग्रेस का चेहरा नहीं मानते जी? मथुरा दत्त जोशी जी, राहुल गांधी को मानते नहीं है क्या? कांग्रेस का वो सबसे चमकता हुआ चेहरा है। चेहरा अगर होता तो ये हालत होती जो स्थिति कांग्रेस की आज होगी। पूरे देश में देखियो, दिल्ली जहाँ राजधानी है, देश विदेश की राजनीति तय होती है, वहाँ पर 70 में से 67 कांग्रेस के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई है। तो कांग्रेस को कहाँ नैतिक अधिकार है बोलने का? और पता नहीं मेरे छोटे भाई इतना पता नहीं क्यों बोल रहे हैं। ठीक है रमेश जी, माफ करिएगा राजेश जी, चाहता हूँ ठीक, क्योंकि मेरे छोटे भाई अगर ठीक लेंगे ठीक, तो अच्छी बात है, आगे बढ़ेंगे। ठीक, मेरी तो हर हमेशा मेरा तो छोटों को आशीर्वाद रहता है, लेकिन वो ये भी तो देख लें, कांग्रेस ये भी तो देखा है कि मैंने कहा ना, वरिष्ठतम पत्रकार बैठे हैं प्रदेश से और मेरे तेली साहब बैठे हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो जरा मेरा मार्गदर्शन कर देंगे। हरीश रावत जी ने पार्टी तोड़ दी, सरकार तोड़ दी, लेकिन एक भी आदमी ये झूठ मत बोलिए एक्चुअल में बैठ के। आपकी सरकार में जो तमाम लोग छोड़ के गए वो आपकी सरकार, आपका काम था, आपके नेताओं ने सरकार तोड़ी, आप हरीश रावत जी के सामने हाथ मारे, और हरीश रावत की सरकार में आपने खुद आपको भी राज्य मंत्री बनाया गया था। आप कम से कम उनका ये मान सम्मान कीजिए। जोशी जी, उसी सरकार में आप राज्य मंत्री थे। जोशी जी, आप उसी सरकार में राज्य मंत्री थे, आप उसी संगठन में पदों पर बैठे रहे हरीश रावत की सरकार में। मुझे आवश्यकता नहीं है, मुझे आपको बताने की आवश्यकता है कि आप दल बदल करके, आपके तमाम लोग दल बदल करके आप सत्ता में बैठे हो। आप कहाँ, आप ये देखिए ना, आप उस सरकार में आप राज्य मंत्री थे। आप इतना बता दीजिए, आप उस सरकार में राज्य मंत्री थे या नहीं, इतना बता दीजिए जोशी जी। आप ये बता दीजिए, आप उस सरकार में मंत्री थे या नहीं थे उस सरकार में। जोशी जी, आप संगठन के सबसे बड़े लोगों में बैठे रहे, एक एक करके कोहली जी, घात करके, विश्वासघात करके जोशी जी रुकिए, भारतीय जनता पार्टी में चले गए। आपको राज्य मंत्री बनाया सरकार में। अब योग्यता पर सवाल है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद है और भी पैनलिस्ट है, जोशी जी, चमोली जी, नीरज कोहली जी। अब योग्यता पर सवाल आने लगा है कि धामी के पास, मुख्यमंत्री धामी के पास कोई योग्य विधायक है ही नहीं जिन्हें मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी जाए, इसलिए ये 3 साल तो खत्म हो गया, अब चौथा साल आएगा, उस पर भी मंथन किया जा रहा है कि अब आखिरकार किसे बनाया जाए। नहीं श्रुति, मुझे लगता है ये सरकारों की एक रणनीति का पार्ट है, मुख्यमंत्री की अपनी एक रणनीति हो सकती है। देखें, विपक्ष के लिए ये सवाल हो सकता है क्योंकि विपक्ष है, उसको तो मौका चाहिए बोलने का, और वो बोलेगा भी। जैसे मैंने भी कहा कि 47 विधायक है तो फिर इफेक्ट बट किस बात का कि कैबिनेट का कोरम पूरा होना चाहिए जब आपके पास लोग भी हैं। मैं भी इस बात को कह रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि योग्य लोग नहीं है। अभी भी मुझे लगता है कि
5 लोग भरने आए हैं और कम से कम 15 प्रबल दावेदार होंगे बीजेपी में। 15 में से 5 चूज कर देंगे, प्रबल कह रहा हूँ, वैसे तो बहुत दावेदार होंगे। तो ऐसा नहीं है कि योग्यता या काबिलियत पे किसी के सवाल उठाना। सब तरह के लोग हैं, योग्य भी हैं, काबिल भी हैं और नाकाबिल भी हैं। तो ये तो सरकार ने और संगठन ने चूज करना है कि कौन से बेहतर लोग हम आगे लेके आए, अनुभवी भी हो, वरिष्ठ भी हो, काबिल भी हो और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा हो। ये तो संगठन और सरकार ने तय करना है इन सब चीजों को। ठीक है चमोली जी, योग्य भी है, ये तो चिंतन मंथन का विषय है और कोई भी बिना चिंतन किए किसी को भी मंत्री पद नहीं दे देगा अपने पार्टी में, चाहे वो कांग्रेस पार्टी क्यों ना हो। राजेश जी आवाज नहीं आ रही है। हेलो श्रुति जी, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रचंड बहुमत होने के बावजूद जनता ने एक प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया है और आप अगर 3 साल के अंदर राज्य में अगर परमानेंट मंत्रालय एक मतलब जो परमानेंट मंत्री नहीं दे पा रहे, सपोज कीजिए 5 मंत्रालय आपके पास खाली हो चुके हैं और आप राज्य में 5 मंत्री नहीं बना पा रहे हैं, तो कहाँ योग्यता? आप बता दीजिए ना, योग्यता क्या होती है? विधायकों को मंत्रालय तो बनाना है, जो विधायक सीनियर विधायकों, जो योग्य विधायकों, अगर भारतीय जनता पार्टी में जो लोग हैं वो तमाम, मैं बोलता रहा हूँ आधी कैबिनेट तो कांग्रेस की है। कहाँ है योग्यता? पूछिए ना जोशी जी से, योग्यता अगर होती तो क्या कांग्रेस के लोगों को जाके वहां मंत्रालय दिया जाता? भारतीय जनता पार्टी में ये तो मैं बोल रहा हूँ, ये मोदी के नाम पर चुनाव जीत रहे हैं, धर्म और जाति के नाम पर चुनाव जीत रहे हैं। एक विधायक बता दीजिए जिसके पास योग्यता हो। भ्रष्टाचार में धन सिंह रावत करोड़ों के रुपए नौकरियां बेच के राज्य में मंत्री बना बैठा है धन सिंह रावत। गणेश जोशी पर मतलब करोड़ों के आरोप लगे हैं, इनके मतलब जांच के आदेश बैठे हुए, लेकिन कहाँ कर रही सरकार जांच? हम यही तो करें, योग्यता और जीतना अलग चीज है। ना जीते हमारे, मैं श्रीनगर विधानसभा में इस टाइम हूँ और श्रीनगर विधानसभा में धन सिंह रावत जी ने मोदी के नाम पे वोट मांगा है। अगर धन सिंह रावत ये कहते हैं कि मैंने क्षेत्र में विकास किया है, इसके नाम पे मुझे वोट दीजिए, तो मैं मान जाऊँ। धन सिंह रावत ने ये कहा मुझे नहीं देखना, मोदी को देखना। तो क्या योग्यता है धन सिंह रावत के अंदर, बताओ? लेकिन मोदी पे भरोसा तो जता रही है जनता। कॉर्पोरेटिव के 30 करोड़ रुपए उस पर लगा दिए आपने, क्या नाम उसका, सहकारिता विभाग में, शेयर मार्केट पे लगा दिए। 15 लाख रुपए में धन सिंह रावत नौकरियां बेच रहा है। तो श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में 48 करोड़ की मशीनें, जिनका बाजार मूल्य 12 करोड़ है, वो मशीनें ली गई है। 12 करोड़ की मशीनें 48 करोड़ में धन सिंह रावत ने ली है। हम आरोप लगा रहे हैं, हमारे पास तमाम तथ्य हैं। जोशी जी, क्या है, बीजेपी में योग्यता नहीं है, ये मोदी के नाम पर चुनाव जीत रहे हैं। और एक व्यक्ति ये बता दें, ये प्रधान बनने लायक नहीं थे, इनके नेता ऐसे हैं, लेकिन वही है झूठ और जाति और धर्म है, उसके नाम पे विधायक बन रहे हैं। जोशी जी देखिए, मैं तो कह सकता हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं प्रधान बनने लायक, वो मंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, विधायक हो गए, और धन सिंह रावत, इनकी पार्टी आपने मंत्री बनाया, जरा समय देंगे। इनकी पार्टी में अगर कोई योग्य है तो ये चुनाव क्यों नहीं जीत रहे हैं, ये बताते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं अगर ये बात मैं जोशी को उसमें टोकूंगा, अपनी बात नहीं बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 5 मंत्री आपके पास योग्य नहीं है जो आप 5 मंत्रियों को मंत्रालय दे पाए। आप बता दीजिए, बता दीजिए। अब चमोली जी पहले सुन लीजिए मथुरा दत्त जोशी जी क्या कहना चाहते हैं, फिर आपके पास आऊंगी। बड़ी डिबेट हो रही है और आप कह रहे हैं हम बना रहे हैं, 22 हो गया, कब बनाएगा मंत्री इस राज्य में? जब सरकार चली जाएगी, जब ये सरकार विदा हो जाएगी, तब मंत्रालय देंगे। लेकिन सर फुटबॉल में बार-बार सर फुटबॉल है, जनता ने प्रचंड बहुमत दिया है भारतीय जनता पार्टी को, ये सर फुटबॉल है। नीरज कोहली जी, अब ऐसा कहा जा रहा है कि प्रेमचंद अग्रवाल ने तो इस्तीफा दे दिया है, अब बाद बाकी जो और भी मंत्री हैं जिन पर परफॉर्मेंस के आधार पर इनका मंत्री पद से छुट्टी तय माना जा रहा है, कौन कौन से वो मंत्री हैं जिन्हें मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? श्रुति देखें, ये बात तो सियासी गलियारों में चर्चा में बनी हुई है कि प्रेमचंद अग्रवाल जी के बाद कुछ और मंत्री भी हटेंगे, पर ये कहना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस कैबिनेट में ज्यादातर मंत्रियों की परफॉर्मेंस मेरे लिहाज से, मेरे अनुभव के आधार पर वैसी नहीं है जो अगर किसी जनता की अपेक्षाओं पर पूरी तरह से खरा उतर सके। कार्रवाई करेगी कोई कांग्रेस पार्टी अच्छा करने वाला नहीं, मुख्यमंत्री जी को छोड़ दिया जाए तो अब उसमें किसकी परफॉर्मेंस कम है
ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया नीरज कोहली जी, समय का अभाव है सर, आपका पूरा पक्ष नहीं सुन पाऊंगी। मथुरा दत्त जोशी जी, राजेश चमोली जी, बहुत शुक्रिया चर्चा में बने रहने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन कब और कौन कौन से नए मंत्री को जगह मिलेगी मंत्रिमंडल में, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। साथ ही साथ किन किन मंत्रियों की छुट्टी भी होगी, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। इसी के साथ आज की इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया।